सुप्रभातम छात्रों। कक्षा 9 और 10 में संस्कृत में व्याकरण में वर्ण विचार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ण विचार अर्थात वर्णों के संबंध में विशेष जानकारी। वर्ण वैसे तो आप लोग कक्षा 1 से ही वर्णों के बारे में पढ़ते आते हैं कि वर्णमालाएं आपने पढ़ी हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण आपने पढ़े हैं, लेकिन उनके बारे में विशेष वैज्ञानिक सूचनाएं आपको नहीं बताई जाती हैं। तो इसलिए संस्कृत के पाठ्यक्रम में कक्षा 9 और 10 में ये वर्ण विचार के बारे में विशेष चिंतन किया जाता है। तो छात्रों, हिंदी में जिस प्रकार से आपने पढ़ा है कि स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, यहाँ पर भी वही है, उसी प्रकार से ही वर्ण हैं। थोड़ा सा भेद है यहाँ पर। वर्णों के बारे में आपको अगर प्रारंभ से बताते हैं तो ये संस्कृत व्याकरण में विशेष स्थान है महर्षि पाणिनि जी का। महर्षि पाणिनि जी का व्याकरण आज विश्व में प्रसिद्ध माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उन्होंने, महर्षि पाणिनि जी ने जब भगवान शिव की आराधना की थी तो शिव ने प्रसन्न होकर के पाणिनि जी को दर्शन दिए और प्रसन्नता में उन्होंने डमरू बजाया, नृत्य करते हुए डमरू बजाया। तो 14 बार डमरू बजाया और वो 14 आवाज़ें जो डमरू से निकली उनको पाणिनि जी ने अलग अलग ध्वनियों में सुना। उन्हीं ध्वनियों से उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की जो संस्कृत ऐप है, इसमें 9th और 10th दोनों में ही जहाँ पर आपकी पुस्तकें मिलती हैं, संस्कृत की पुस्तक आप जब खोजेंगे उस ऐप में तो वहीं पर व्याकरण वीथी करके भी एक पुस्तक है। उसमें सबसे पहला अध्याय ही वर्ण विचार करके है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में आपको ये साफ साफ ना दिखे। तो यहाँ पर 14 सूत्र दिए गए हैं, ये आप पहले याद कर लें। अ इ उण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घढ़ धश जब गढ़ धश खफ छठ थ चटतव कपय सर हल। छात्रों, ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनमें स्वर और व्यंजन दोनों हैं। आपने हिंदी में स्वर अलग व्यंजन अलग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ाने का थोड़ा सा अलग से पाणिनि जी के सूत्र के अनुसार थोड़ा अलग तरीका है। आपके शुरू के जो 4 सूत्र हैं, अ इ उण ऋल ऋग ए ओंग और ऐ औच, ये स्वर हैं। इनमें सभी स्वर वर्ण आ गए, लेकिन अंतिम वर्ण को नहीं लेना है। अ इ उण में जो अंतिम ण है उसको गिनना नहीं है। ऋल ऋग में जो अंतिम क है उसको भी नहीं गिनना है। ए ओंग में जो अंतिम ङ है उसको भी नहीं गिनना है। और ऐ औच में जो च है अंतिम, उसको भी नहीं लेना है। तो ब्रैकेट में इन्होंने दिए कि उस सूत्र में कितने स्वर आए। जैसे ऐ उण में 3 स्वर हैं, अ इ उ। ऋल ऋग में 2 हैं, ऋल ऋ। ए ओंग में ए ओ। ऐ औच में ऐ औ। कुल मिलाकर के 9 स्वर हुए। अब आप कहेंगे कि इसमें सारे स्वर तो आए नहीं, क्योंकि आ नहीं आया, बड़ी ई नहीं आई, बड़ा ऊ नहीं आया। तो बच्चों, अंग अह भी नहीं आया, ये भी आप कहेंगे। बच्चों, ऐसा है, आ जो है अ का ही दीर्घ रूप है। आ कोई अलग से स्वर नहीं है, अ का ही दीर्घ रूप है। ऐसे ही ई का दीर्घ रूप बड़ी ई है, ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ है। तो इसलिए उनको अलग से नहीं गिराया गया है। मूल यहाँ पर 9 स्वर हैं और इन्हीं के जो दीर्घ भेद हैं उनको मिला करके 12 हो जाते हैं हिंदी के अनुसार। तो पहले 4 सूत्रों में स्वर वर्ण हैं। उसके बाद 5वें हय वरट से लेकर के हल तक ये व्यंजन वर्ण हैं। इनमें सभी व्यंजन हैं, लेकिन हिंदी में आपको क्ष त्र ज्ञ भी पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्ष जो है वो संयुक्त व्यंजन माना जाता है। वो 2 व्यंजनों को मिला करके एक व्यंजन बनता है, इसलिए उसको अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्ष में क और मूर्धन्य श होता है, त्र में त और र होता है, ज्ञ में ज और य होता है। ऐसे द्य, विद्यालय वाला जो द्य होता है उसमें भी द और य होता है। तो अलग से वो नहीं है, वो संयुक्त व्यंजन ही हैं। अब आप इन
14 सूत्रों को पहले याद करें, उसके बाद प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इन प्रत्याहारों की अभी आपको आवश्यकता नहीं होगी, आगे की कक्षाओं में जाएंगे तब आपको आवश्यकता होगी। यहाँ अब आप आइए सीधे स्वर में। स्वर किन्हें कहते हैं? तो स्वर जो हैं, जो अच हैं। अब प्रत्याहार भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। प्रत्याहार का मतलब है जैसे अयुण के अ से हल सूत्र के ल तक अगर हम लेंगे तो अयुण का अ और हल का ल मिला के अल बनता है। इस अल के अंतर्गत सभी वर्ण आ जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अल कहने से सभी वर्णों का बोध होता है। तो अल जब कहेंगे तो अल अर्थात सभी वर्ण। ऐसे ही अच कहेंगे, अयुण के अ से लेकर के अयोच के च तक अच कहेंगे तो सभी स्वर। और हल कहेंगे तो हयवरट के ह से लेकर के हल के ल तक तो सभी व्यंजन। हल अर्थात सभी व्यंजन, ये प्रत्याहार का अर्थ होता है। अब मुख्य रूप से जो स्वर हैं, स्वर उन्हें कहते हैं जो जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उनको स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र होते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उनको स्वर कहते हैं। स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर आपने पढ़े हैं अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, रिल, री, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन है? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। आप इसमें देखिए, यहाँ पर दिया भी है और आप इसको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं बच्चों। देखिए ह्रस्व स्वर, यहाँ पर ह्रस्व स्वरों को दिया गया है। ये ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, री और ली। उसके बाद हैं दीर्घ स्वर। नंबर 2 में दीर्घ स्वर हैं, ये देखिए आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते हैं जो दीर्घ से भी बड़े हों उनको। प्लुत स्वरों का सामान्य भाषा में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आपको प्लुत स्वर भाई इतना समझ लीजिए कि जितना समय ह्रस्व को बोलने में लगता है, जैसे अ को बोलने में जितना समय लगता है उसका दुगना समय लगेगा आ को बोलने में, अ, आ। और प्लुत को बोलने में उसका तिगुना समय लगेगा, अ, आ। तो प्लुत जो है, जैसे हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो उस समय प्लुत का उच्चारण करते हैं। जैसे हमने कान्हा को आवाज़ लगाया, कान्हा, तो जो अंतिम का आ है उसको हमने बहुत लंबे समय तक बोला, उसी को प्लुत कहा जाता है। तो स्वर के 3 भेद होते हैं। उसके बाद है अनुनासिक और अननुनासिक। ये भी स्वर के ही भेद हैं, जिनको नासिका के साथ बोला जाता है उनको अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख में जो आ होता है वो अनुनासिक आ होता है। आँख, आंचल, चाँद, ये जो आ है ये अनुनासिक है। इसके ऊपर से चंद्र बिंदु होता है, इसको अनुनासिक स्वर कहेंगे। और अननुनासिक किसे कहेंगे? या निरनुनासिक, जो केवल मुख से उच्चारण होता है। जैसे अकेला में अ है, और अमर में अ है, ये अ जो है अननुनासिक अर्थात ये अनुनासिक नहीं है। तो स्वरों के आपने ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत 3 भेद पढ़े, और अनुनासिक और अननुनासिक स्वर भी आपने पढ़े। अनुनासिक स्वर जिनमें चंद्र बिंदु लगा होता है, और अननुनासिक जिनमें चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है। अब है व्यंजन। व्यंजनों को हल भी कहते हैं क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से व्यंजन के भी कुछ भेद किए गए हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं बच्चों, क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं, क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 होते हैं, 5 वर्ग होते हैं इनमें। क वर्ग में 5 वर्ण आएंगे, क, ख, ग, घ, ङ। फिर च वर्ग में 5 आएंगे, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में 5, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में 5, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में 5, प, फ, ब, भ, म। ये 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्गों में जो व्यंजन आते हैं इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनका नाम स्पर्श भी है।
उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं य, र, ल और व को। ये आपको याद रहना चाहिए, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कहते हैं तीनों स और ह को, स, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। अब दो भेद और रहते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ये स्वर के ही भेद कहा जाता है वैसे इनको। इस स्वर, अनुस्वार और विसर्ग स्वर के बाद लगते हैं, इसलिए ये स्वर में ही इनका परिगणन किया जाता है। तो अनुस्वार कहते हैं किसी भी स्वर के बाद जो ऊपर से बिंदा लगता है, जैसे अंगूर, अंक, अंक गणित। तो अंक, ये अ के ऊपर जो बिंदा लगा है इसको अनुस्वार कहते हैं। और विसर्ग क्या है? देवः, रामः, कृष्णः। ये किसी भी स्वर के बाद जो दो बिंदु लगे रहते हैं उनको विसर्ग बोला जाता है। तो अनुस्वार और विसर्ग ये भी वर्णों के ही भेद हैं। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने अब आपको पहले बताया था, क और श मिला के क्ष बनता है, त और र मिला के त्र बनता है, ज और य मिला के ज्ञ बनता है। और भी एक संयुक्त व्यंजन आता है विद्यालय का द्य, वो भी द और य मिला के द्य बनता है। उच्चारण स्थान। अब है वर्णों के उच्चारण स्थान। छात्रों, एक संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है, संस्कृत की एक ऐसी वर्णमाला है जहाँ वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में भी बहुत पहले से ही लोग, भाषा वैज्ञानिकों ने बता दिया कि कौन कौन सा वर्ण किस किस स्थान से उच्चारित होता है, उसी को उच्चारण स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल दी गई है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। इस टेबल में बताया है कि किस वर्ण का कौन सा, जैसे कंठ, कंठ जो ये गले के बीच का भाग होता है, यहाँ से निकलने वाले वर्ण जो हैं अ, आ और क वर्ग के सभी वर्ण, य और ह, ये कंठ स्थान से निकलते हैं, इनको कंठ वर्ण भी कहा जाता है। फिर तालु। तालु अर्थात, अब आपको ऐसे समझना है, जहाँ से च, छ, ज, झ, य निकल रहे हैं वही तालु है। तो च, छ, ज, झ, य च वर्ग का तालु स्थान होता है। ई और छोटी बड़ी इनका तालु स्थान होता है। र और श, श अर्थात सलजम वाला स जो आप कहते हैं, वो सलजम वाला स ना कह करके तालव्य स उसका नाम होता है, उसको तालव्य श बोला जाता है क्योंकि उसका तालु स्थान होता है। तो तालु से निकलने वाले सभी वर्ण तालव्य कहलाएंगे। उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा से ट वर्ग के सभी वर्ण, री, ल और श। श कौन सा? षटकोण वाला स जिसको आप बोलते हैं, वो मूर्धन्य स कहलाता है, उसका नाम मूर्धन्य स होता है। तो ये सभी वर्ण ट वर्ग के सभी वर्ण, री, ल और श, ये मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, इनका मूर्धा स्थान होता है। दंत स्थान। त वर्ग के सभी वर्ण, ली, स, ये दंत स्थान वाले वर्ण होते हैं, इनका दंत्य नाम होता है। ओष्ठ स्थान। ओष्ठ अर्थात होठों से निकलते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, म, इनको बोलते समय होठों का प्रयोग हो रहा है, बिना होठों के इसको आप बोल ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इनका ओष्ठ स्थान है। और उ वर्ण भी ओष्ठ स्थान वाला होता है, इनको ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो प वर्ग और उ वर्णों का ओष्ठ स्थान होता है। फिर है नासिका। नासिका कहते हैं कि जो अपने उच्चारण स्थान और नासिका दोनों से उच्चारित होते हैं, उनको सभी वर्गों के जो पांचवें वर्ण हैं, क वर्ग का पांचवा, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, कौन कौन से वर्ण हैं? यम, गण, न, ङ, य, ण, न, म, ये जो वर्ण हैं इनको नासिक के वर्ण कहा जाता है क्योंकि ये अपने वर्गों के साथ साथ नासिका से भी बोले जाते हैं। फिर है कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों से उच्चारित होने वाले ए और आई हैं, ए, आई और व। नहीं, ए, आई है खाली, यहाँ पर व गलत लिखा है इन्होंने, व का कंठ तालु स्थान नहीं है, व का स्थान है ओष्ठ, दंतोष्ठ, वो नीचे आएगा। जो व का स्थान है इन्होंने बिल्कुल गलत लिखा है, व का स्थान दंतोष्ठ है, व यहाँ आएगा। ये व का स्थान दंतोष्ठ है। तो कंठ तालु स्थान है ए, आई का, और कंठोष्ठ स्थान है ओ, औ का, दंतोष्ठ स्थान है व का।
तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान हो गए। अब है प्रयत्न। प्रयत्न आपकी कक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, आपको केवल उच्चारण स्थानों तक ही आपसे पूछा जाता है। जो उच्चारण स्थानों को आप ढंग से पढ़ लें, उसके बाद ये अभ्यास कार्य है। इसमें अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में किन किन वर्णों का क्या उच्चारण स्थान है ये आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 2 का आप अभ्यास कार्य पूरा करेंगे, जो करना है मैं केवल वही आपको बता रहा हूँ। और प्रश्न नंबर 3 में आपको वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। अलग अलग मतलब जैसे गजह है, गजह में कौन कौन से वर्ण हैं। ग है, ग के बाद अ है, अ के बाद ज के बाद अ और फिर विसर्ग। इस प्रकार से आप अलग अलग करना है आपको। तो यहाँ 5 वर्ण दिए हैं, इनको आपको अलग अलग करके लिखना है। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, वर्ण दिए गए हैं पृथक करके। वर्ण इसको कहते हैं वर्ण वियोजन। वर्ण वियोजन किया है, आपको संयोजन करना है। संयोजन अर्थात जोड़ना है उनको। जैसे पहला उन्होंने उदाहरण दिया है अ ह अ म, इसको मिला दोगे अ ह म अहम। ऐसे उसके बाद जो अभ्यास में है क्या है, पुस्तकानि, पुस्तकानि। फिर है पठिष्यामि, पठिष्यामि। फिर है गृहम, फिर है शोभनम। उसके बाद है भवितव्यम। तो इन वर्णों को आपको मिला देना है। और प्रश्न नंबर 3 वाले वर्णों को आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। जैसे कमलम को आप अलग अलग कैसे करेंगे, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ प्लस म, ये कमलम हुआ। ऐसे आप सभी वर्णों को करेंगे बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 5 में संयुक्त वर्ण हैं, इनको आपको अलग अलग करके लिखना है। जैसे क्ष है, क्ष में क्या क्या वर्ण होते हैं, क प्लस श प्लस अ, क प्लस श प्लस अ। श्र में श प्लस र प्लस अ। ए में अ प्लस ई। री में त्र में त प्लस र। ज्ञ में ज प्लस य। ओ में अ प्लस उ। ये आपको मैंने बोल भी दिया है मौखिक, और आप इसको कॉपी में इन चारों प्रश्नों को पूर्ण करेंगे। पहला वाला अभ्यास आप छोड़ देंगे, इसको आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों, ये अभ्यास कार्य आज आप करके मुझे भेजें। और सभी बच्चे इन वर्णों को अच्छे से समझ लें, उच्चारण स्थान अच्छे से समझ लें। ये आपकी 9वीं में भी और 10वीं में भी प्रश्न पत्र में अवश्य ही पूछा जाता है वर्णों के बारे में। धन्यवाद।